दिनांक 6 नवंबर वर्ष 2020 नवीं कक्षा मैथ्स 1 का तीसरा चैप्टर बहुपद, और हम कर रहे हैं 3.3 तक कर चुके थे। 3.4 से हम शुरू करते हैं। तो 3.4 का पहला सवाल किताब में देखिए क्या दिया है कि x बराबर 0 के लिए बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। बहुपद को इंग्लिश में p ऑफ x कहते हैं, इसीलिए जो बहुपद यहाँ पर x में दिया है, बहुपद को पॉलिनोमियल कहा जाता है एक्चुअली, इसलिए अक्सर p द्वारा दर्शाया जाता है किसी भी बहुपद को। अब ये जो बहुपद है x में लिखी गई है, इसका चरांक x है, इसलिए इस बहुपद को p ऑफ x मान लेंगे। देखिए p ऑफ x यानी कि p ब्रैकेट x बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो ये बहुपद यहाँ x में दी गई है, इसलिए इसे p ऑफ x मान लिया गया। अब हमें x बराबर 0 के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, इसलिए समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ 0 लिख दीजिए। तो p ऑफ x है यानी p ऑफ 0, यह x स्क्वायर है यानी 0 स्क्वायर, 5x यानी 5 इंटू 0 प्लस 5 तो वैसे ही रहेगा, 0 स्क्वायर 0 होता है, 5 इंटू 0 0 ही होगा। तो यहाँ p ऑफ 0 क्या आ गया, 5 आ गया, यानी x बराबर 0 के लिए दिए गए बहुपद का मान 5 है। अब दूसरे सवाल में क्या दिया है कि ये यहाँ पे बहुपद दिया है y स्क्वायर माइनस 3 रूट 2y प्लस 1। अब देखिए ये जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका चरांक y है, इसीलिए इसे p ऑफ y पहले से ही लिख दिया गया है। यहाँ हमको मानना पड़ा था, लेकिन यहाँ मानने की ज़रूरत नहीं है, सवाल में पहले से ही इसे p ऑफ y दे दिया गया है। हमें p ऑफ 3 रूट 2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ तो करना क्या होगा, जैसे यहाँ हमने x के जगह पे 0 रखा था, वैसे ही यहाँ पर y के जगह पे 3 रूट 2 रख देंगे। तो कुछ इस तरह से इसे हल करना है। p ऑफ y बराबर y स्क्वायर माइनस 3 रूट 2y प्लस 1 दिया ही है। y इज इक्वल टू 3 रूट 2 रखने पर, अब 3 रूट 2 रखने, y बराबर 3 रूट 2 रखने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको 3 रूट 2 रखना है। ये y की जगह पे 3 रूट 2 रख दिया, यहाँ पे y की जगह पे 3 रूट 2 रख दिया, यहाँ पर भी y के स्थान पे 3 रूट 2 रख दिया। बाकी सब आपको वैसे का वैसे ही लिखना है। 3 का वर्ग यहाँ 9 हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर फिर 2 हो जाएगा। देखिए जब किसी भी संख्या का वर्गमूल भी है और वर्ग भी है, तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ वही नंबर बचता है। या इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर यानी रूट 4, और रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 ही होता है, तो इसलिए रूट 2 स्क्वायर 2 ही आएगा। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, ये 3 त्रिक का 9 और रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4, और रूट 4 यानी कि 2, जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो रूट 2 इंटू रूट 2 यानी रूट 4 यानी कि 2, 4 का वर्गमूल 2, तो ये 3 त्रिक का 9 और ये 2, बाकी जो प्लस 1 है उसको वैसे ही लिखना है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये भी 9 दूनी 18 प्लस 1, 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो यहाँ p ऑफ 3 रूट 2 बराबर 1 आ गया। अब तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तीसरे सवाल में क्या दिया है देखिए, तीसरे सवाल में p ऑफ m क्यों लिखें, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो m में है, तो इसलिए इसे p ऑफ m दे दिया गया है। ये जो बहुपद है, बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, तो ये m वाली पॉलिनोमियल है, इसीलिए p ऑफ m लिखा है। तो यहाँ पर हमें p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a ज्ञात करना है। तो एक बार क्या करेंगे, हम एक बार p ऑफ a का मान ज्ञात कर लेंगे, जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ a रखेंगे तो p ऑफ a मिल जाएगा। फिर जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ माइनस a रखेंगे तो p ऑफ माइनस a मिल जाएगा, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। तीसरे सवाल में देखिए p ऑफ m, यहाँ पे m³ प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10 दिया है। तो हम एक बार p ऑफ a निकालेंगे, कैसे, समीकरण में m बराबर a रखने पर। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ हम a रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, p ऑफ a बराबर a³ प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10 हो जाएगा। अब हमें p ऑफ माइनस a निकालना है, तो समीकरण में m बराबर माइनस a रखने पर,
तो क्या हो जाएगा, देखिए पी ऑफ एम है लेकिन एम के जगह पे हम माइनस ए रख रहे हैं, तो ये पी ऑफ माइनस ए हो जाएगा। एम क्यूब है माइनस ए क्यूब हो जाएगा। ये 2m² है तो 2 एम के जगह पे माइनस ए रख दिया तो माइनस ए स्क्वायर हो गया। ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, एम के जगह पे माइनस ए ब्रैकेट में लिखना है। ये प्लस 10। अब इसे हल करेंगे तो देखिए माइनस ए क्यूब यानी माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। देखिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या है और उसका जो घात है वो अगर विषम है तो आंसर माइनस में ही आएगा। लेकिन यदि घात सम है 2, 4, 6, 8 ऐसे 2 के पहाड़े वाली संख्या, यानी कि घात अगर सम है तो जो ऋणात्मक संख्या है उसका जो भी घात होगा वो प्लस में ही आएगा। यहाँ देखिए 3 विषम है इसलिए माइनस ए क्यूब ही रहेगा। लेकिन ये यहाँ पर देखिए 2 जो है सम है इसलिए माइनस ए स्क्वायर यहाँ प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस ए क्यूब ये प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस ही हो जाता है। माइनस ए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस ए हो गया और ये प्लस 10 और इससे नंबर 2 डाल दिया। तो देखिए 1 में हमने पी ऑफ ए निकाल दिया है और 2 में हमने पी ऑफ माइनस ए निकाल दिया। लेकिन हमें चाहिए क्या, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए चाहिए। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए कब मिलेगा, जब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्लस करेंगे। तो इसलिए यहाँ मैंने लिखा 1 और 2 को जोड़ने पर। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए हो गया। अब ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए ए क्यूब नहीं लिखा, कैंसिल हो गया ए क्यूब। फिर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए प्लस ए ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये 10 प्लस 10 20 हो गया, तो 4a स्क्वायर प्लस 20 ये इसका आंसर आ गया थर्ड का। अब शुरू करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, देखिए चौथा सवाल है कि यहाँ पर पी ऑफ वाई 2i क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7 दिया गया है और हमें पी ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग ने पहला और दूसरा और तीसरा सवाल किया है उसी तरह से आपको चौथा सवाल होमवर्क करना है। या आप खुद से करिए और फिर भी यदि कोई परेशानी यदि नहीं आ रहा हो या उत्तर गलत आ रहा हो तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैं फिर वो भी आपको समझा दूँगा। तो अब आइए शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.5। 3.5 में देखिए पहला सवाल तो वैसे ही है जैसे 3.4 में हम लोग कर रहे थे। एक बहुपद हमें यहाँ दिया गया है तो हमें एक बार x बराबर 3 रख के इसका मान ज्ञात करेंगे, एक बार x के जगह पे -1 रख के मान ज्ञात करेंगे, एक बार x बराबर 0 रख के मान ज्ञात करेंगे। अब ये देखिए ये बहुपद x में दिया है तो हम इसे p ऑफ x मान लेंगे। उसके बाद एक बार 3 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे और हम मान ज्ञात करेंगे। देखिए तो हमने उस बहुपद को p ऑफ x मान लिया, माना p ऑफ x बराबर 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अब सबसे पहले हमें x बराबर 3 रखना है, तो x बराबर 3 रखने पर जहाँ जहाँ x था वहाँ 3 रख दिया। तो ये 2 तिहाई 6, 3 का वर्ग होता है 27, बाकी 7 वैसे ही, 27 दूनी 54 हो जाएगा। अब 6 और 7 ये दोनों प्लस में है तो 6 और 7 मिलके 13 हो गया। 13 माइनस 54। इसमें कई लोग गड़बड़ करते हैं। देखिए यहाँ पर -54 है और ये +13 है, तो यहाँ +13 और इसका -13 ये कैंसिल हो जाएगा। तो -54 में से -13 कैंसिल हो गया तो कितने माइनस बचेंगे, -41 बचेंगे। इस तरह से आप समझिए इस चीज़ को। प्लस यहाँ पर 13 है, माइनस जो है 54 है, तो +13 और -54 के अंदर जो -13 है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, -41 बचेगा। यानी 54 में से 13 को घटा देना है आपको। इसे ऐसे भी समझो कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपको बड़े में से छोटे नंबर को घटा देना है और बड़े नंबर का चिन्ह लगा देना है। इस तरह से आप समझिए। तो P ऑफ 3 मिल गया। अब हमें x बराबर -1 के लिए करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 डाल देंगे। तो ये 2 × -1 -2 हो जाएगा।
-1 क्यूब। अभी मैंने बोला था कि अगर घात विषम है तो माइनस में ही आंसर आता है, तो -1 क्यूब यानी -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 ही आएगा। अब ये -2 माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 हो गया, +7 वैसे ही लिखना है, -2 और +2 देखिए कैंसिल हो जाएगा ये, तो आंसर सीधा 7 आ जाएगा। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 7 में से 7 7 + 2 9, 9 - 2 7, या -2 + 2 कैंसिल 7, कैसे भी करेंगे आंसर 7 आ जाएगा। तो -1 के लिए बहुपद का मान 7 हो जाता है। अब 0 के लिए x बराबर 0 के लिए रखना है तो x बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दिया, तो 2 × 0 0 ही हो जाएगा, 0 क्यूब 0, 0 × 2 0, तो p ऑफ 0 के लिए भी बहुपद का मान 7 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल भी देखिए वैसे ही है, ठीक वैसा ही जैसे हम 3.4 और अभी 3.5 में पिछला सवाल किया। हमें एक बार 1 के लिए मान ज्ञात करना है, एक बार 0 के लिए, एक बार -2 के लिए। तो एक बार हम लोग जो भी चरांक होगा बहुपद का उसमें 1 रख के देखेंगे क्या मान आता है। फिर जो भी चरांक दिया होगा, अब देखिए यहाँ पे चरांक x दिया है, यहाँ पे चरांक y दिया है, यहाँ पर चरांक x दिया है, तो जो भी चरांक होगा हम लोग एक बार 1 रखने पे मान ज्ञात करेंगे, एक बार 0 रखने पे मान ज्ञात करेंगे और एक बार -2 रखने पे मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला बहुपद यहाँ पर p ऑफ x बराबर x³ दिया है। अब हमें सबसे पहले p ऑफ 1 ज्ञात करना है, तो इसलिए x बराबर 1 रखने पर तो p ऑफ 1 बराबर 1³ यानी p ऑफ 1 1 हो जाएगा। x बराबर 0 रखने पे तो ये p ऑफ 0 0 ही हो जाएगा। x के जगह पे -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब, तो माइनस इंटू माइनस माइनस ही होता है, और 2 का घन यानी 2 × 2 × 2 8, तो p ऑफ -2 ये -8 आ गया। अब सेकंड सवाल में बहुपद क्या है, p ऑफ y बराबर y² - 2y + 5 है, तो यहाँ पर y की जगह पे 1 रखेंगे, तो p ऑफ 1 बराबर 1² - 2 × 1 + 5, 1 - 2 + 5, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 5 और 1 6, 6 में से 2 गया 4, p ऑफ 1 4 आ गया। अब y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0² - 2 × 0 + 5, तो ये तो पूरा 0 हो गया, p ऑफ 0 हो जाएगा 5। अब y के स्थान पे -2 यदि रखें तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -2 बराबर -2² - 2 × -2 + 5, -2² 4, माइनस इंटू माइनस प्लस +4 + 5, तो ये हो गया p ऑफ -2 बराबर 13। अब अगला बहुपद क्या है, p ऑफ x बराबर x⁴ - 2x² - x। x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, 1⁴ 1 हो जाएगा, 1² 1 × 2 2। अब देखिए ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, p ऑफ 1 -2 हो जाएगा। अब x बराबर 0 रखने पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए, तो देखिए ये भी 0⁴ भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो p ऑफ 0 0 हो जाएगा। अब x बराबर -2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रख दिया, तो देखिए 2 घाते 4 यानी 2 × 2 × 2 जैसे 4 बार, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए घात जो है यहाँ सम है, सम 2 के पहाड़े में आता है ना, ये 4 सम है, इसलिए ये माइनस यहाँ हट जाएगा। किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात यदि सम होता है तो उसका उत्तर हमेशा माइनस में आता है। यहाँ पर भी देखिए -2² है, यहाँ पर भी जो घात है वो सम है, तो इसलिए ये भी आंसर प्लस में ही आएगा, 2² 4। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +2 हो गया। तो अभी भी देखिए पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए आगे बढ़ेंगे। 16 वैसे ही, ये 2 चौक 8 -8 हो गया और ये +2, तो 16 - 8 यानी कि 8 और 8 + 2 10,
पी ऑफ -2 यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब तीसरा सवाल क्या है कि बहुपद यहाँ पर दिया है m² + 2m + a और हमें m बराबर 2 रखने पे मान 12 आता है, ये भी दे दिया है। यानी कि P ऑफ 2 12, m के जगह पे 2 रखेंगे तो उत्तर 12 आएगा, दिया है, हमें a का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल यहाँ आ गया है बट बहुत आसान है। देखिए ये बहुपद हमें जो दिया है, ये जो पॉलिनॉमियल हमें दिया है ये m में दिया है, इसलिए इसे हम P ऑफ m मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है, m बराबर 2 दिया है, m बराबर 2, तो जहाँ जहाँ पर m है वहाँ वहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो P ऑफ 2 बराबर 2 का क्यूब प्लस 2 × 2, ये m के जगह पर 2 आ गया, प्लस a। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि m बराबर 2 रखने पर उत्तर 12 आता है, यानी ये P ऑफ 2 कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसलिए P ऑफ 2 के जगह पे 12 लिख दिया है। 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 × 2 4 और ये प्लस है 8 4 12। अब 12 को यदि आप वो साइड में ले जाएंगे तो 12 - 12 हो जाएगा। तो a बराबर 12 - 12 यानी कि a यहाँ 0 हो गया। अब चौथा सवाल, बहुपद mx² - 2x + 3 के लिए P ऑफ -1 बराबर 7 है, तो यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बहुपद x में दिया है ना, तो इस बहुपद को P ऑफ x मान लिया। अब हमें P ऑफ -1 यहाँ पर निकालना है, तो इसलिए x बराबर -1 रखने पर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख दीजिए, तो ये इस तरह से मिल जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दिया। अब यहाँ पर P ऑफ -1 7 दिया है, तो P ऑफ -1 की जगह पे 7 आ गया। -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 1 = 2, तो ये इस तरह से हो जाएगा। m × 1 करेंगे m आएगा, 3 + 2 5, 5 वहाँ माइनस हो गया। m बराबर 7 - 5, तो यहाँ m बराबर आ गया 2। आते हैं पाँचवें सवाल पर। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय का उपयोग करके मतलब शेषफल ज्ञात करना है। वो कैसे, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या है बच्चों, शेषफल प्रमेय वह प्रमेय है जिसके द्वारा बिना भाग दिए हम डायरेक्ट शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। दो बहुपदों का यदि भाग करना है तो शेषफल प्रमेय का उपयोग करके हम सीधे शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में आप समझिए, यहाँ पर पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। ये हो गया पहला बहुपद, ये हो गया दूसरा बहुपद। अब देखिए शेषफल प्रमेय का उपयोग करके कैसे शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये बहुपद x में है, इसीलिए इसे P ऑफ x मान लिया। x + 1 यहाँ क्या है, भाजक है, इसी से भाग देना है हमें, दूसरे बहुपद से भाग देना है। ये दूसरा बहुपद है, इसी से भाग देना है, तो ये हमारा भाजक हो गया। तो भाजक x + 1 है, तो हम x के जगह पे -1 रखेंगे। ये जो बहुपद है उस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे। ये -1 क्यों रख रहे हैं, ये x + 1 है। अगर ये x -1 होता तो हम यहाँ पर x के जगह पे +1 रखते हैं, यानी यहाँ जो भी होगा उसका उल्टा। ये +1 है तो -1, यहाँ -1 होगा तो +1। तो अब ये तो हम कर चुके हैं पिछले प्रसंग्रह में, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 डाल दिया, तो ये इस तरह से हल हो जाएगा। P ऑफ -1 17, तो ये जो आंसर आएगा यही शेषफल होगा। तो यहाँ शेषफल हो गया 17। अब यहाँ देखिए पहला बहुपद, ये दूसरा बहुपद, ये बहुपद x में है, P ऑफ x मान लिया। यहाँ जो भाजक है x - a है, तो x बराबर a हम रख देंगे, और x बराबर a रखने पे ये जो हमें प्राप्त हुआ P ऑफ a, ये शेषफल है। इसी प्रकार तीसरा सवाल देखिए, ये m का बहुपद है, इसलिए इसे P ऑफ m मान लिया। यहाँ भाजक m - 3 है, इसीलिए बहुपद में m बराबर 3 रखेंगे, और 3 रखने पर इस प्रकार से हल करते हुए हमें शेषफल 1544 प्राप्त होगा। छठवां सवाल देखिए, ये बहुपद है, y + 2 से भाग दिया जा रहा है, यानी ये भाजक है। शेषफल भी यहाँ दे दिया है कि 50 आ रहा है, तो यहाँ हमें m का मान ज्ञात करना है। तो ये बहुपद m में y में है, तो इसलिए P ऑफ y मान लिया। y + 2 से भाग दिया जा रहा है, इसलिए भाजक y + 2 है।
अब यहाँ y बराबर -2 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -2 रख दिया जाएगा। तो ये इस तरह से समीकरण प्राप्त होगा। अब यहाँ जो शेषफल है वो 50 दिया है, यानी कि शेषफल 50 दिया है, यानी कि ये जो p ऑफ -2 है ये 50 हो गया है। तो p ऑफ -2 के जगह पे 50 रख देंगे और ये -8 -20 -14। अब ये तीनों संख्याएं माइनस में हैं तो तीनों जुड़ जाएंगी और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। -42 वहाँ +42 हो गया, m का मान 92 आ गया। छठा सवाल हो गया। सातवां सवाल भी देखिए, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके हमें बताना है कि x + 3 ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये निश्चित करना है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या है? अगर शेषफल 0 आ गया तो वो हम बता सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, बस यही गुणनखंड प्रमेय है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये जो बहुपद है ये x में है तो इसे p ऑफ x मान लिया। हमें बताना है कि x + 3 गुणनखंड है कि नहीं, तो इसको हमने भाजक मान लिया। यहाँ ये +3 है तो x बराबर -3 रखेंगे, हल करेंगे, 0 आ गया, इसलिए यहाँ पर ये शेषफल यहाँ 0 है, इसलिए ये x + 3 जो है वो बहुपद, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अब यहाँ पर x - 2 बहुपद है, ये जो x - 2 है ये इस बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि शेषफल 0 है तो हमें यहाँ m का मान ज्ञात करना है। तो ये बहुपद x में है इसलिए p ऑफ x मान लिया, भाजक यहाँ x - 2 है तो x बराबर 2 रख दिया। x बराबर 2 रखने पे अब चूँकि ये गुणनखंड है x - 2 इसलिए p ऑफ 2 का मान 0 होगा, तो p ऑफ 2 0 रख दिया। ये +20 -20 कैंसिल हो जाएगा, -4m को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, +4m हो गया, 4 को शिफ्ट किया डिवाइड हो गया, तो m का मान यहाँ पर आ गया 2। अब 9वां सवाल, गुणनखंड प्रमेय से हमें निश्चित करना है कि ये जो q ऑफ x है वो p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं है। q ऑफ x यानी यहाँ पर दो बहुपद होंगे, एक बहुपद को q ऑफ x लिखा, दूसरे बहुपद को p ऑफ x लिखा है। जैसे कि पहला ये बहुपद p ऑफ x है, दूसरा बहुपद q ऑफ x है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ एक बहुपद जिस बहुपद में दो पद है ना उसे हम लोग भाजक मान लेंगे। तो x - 1 को भाजक मान लिया तो x बराबर 1 रखेंगे। यहाँ देखिए -2 आ रहा है शेषफल, तो शेषफल 0 नहीं है, इसलिए यहाँ q ऑफ x ये p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। तो इसी तरह आपको ये दूसरा सवाल भी करना है, 9वें का दूसरा, ये होमवर्क है, आप लोग खुद से करिएगा। अब हम शुरू करते हैं 3.6 गुणनखंड ज्ञात करो। इस तरह के सवाल आप लोग 8th में कर चुके हो और इस तरह के सवाल 10th में भी हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है और अच्छे से करना है। कैसे करना, देखिए, एक वर्ग समीकरण है, क्योंकि देखिए यहाँ x² आ रहा है, जहाँ पर भी चरांक है अगर वो वर्ग में है तो यानी वो वर्ग समीकरण होता है। कैसे करेंगे, देखिए, पहले एक इसमें कुछ रफ कार्य किए जाते हैं। जैसे कि ये x² का गुणांक 2 है, तो ये 2 को यहाँ लास्ट में 1 में गुणा कर दो, 2 1 कम 2, तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का है, और यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है। तो हमें इस 2 का ऐसा गुणनखंड करना पड़ेगा कि माइनस करने पे, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस करने पे 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1 है इसलिए 1 आना चाहिए। तो देखिए ऐसे 2 का गुणनखंड कैसे होगा, 2 को हम 2 1 कम 2 लिख सकते हैं, 2 1 कम 2, और 2 और 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये 2 गुणनखंड हो गया, 2x और 1x। अब ये प्लस और माइनस कैसे लगा, ये पहला चिन्ह प्लस में है ना, तो यहाँ पर भी पहला चिन्ह प्लस में आएगा। फिर दूसरा चिन्ह देखिए, एक प्लस और एक माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो दूसरा चिन्ह माइनस में आएगा। अब दूसरा स्टेप देखिए कैसे करना है, 2x² वैसे ही रहेगा, ये -1 जो है वो भी वैसे ही रहेगा, केवल ये प्लस x के जगह पे आपको +2x - 1x लिख देना है, +2x और -1x। तो आप देखिए +2x और -1x करेंगे तो x ही आता है। अब इन दो पदों में 2x कॉमन हो गया, x + 1 बचा,
यहाँ पर भी देखो -1 कॉमन है, x + 1 ही बच रहा है। अब ये +1 देखिए, माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि माइनस जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेते हैं तो चिन्ह बदलता है, वैसे ही माइनस को जब ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तभी भी चिन्ह बदल जाता है। तो x - 1 जो है, अब हमने यहाँ -1 कॉमन लिया है, माइनस भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस यहाँ प्लस हो गया है। अब इसको वापस से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ऊपर वाला ही आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 2x × x करेंगे 2x² आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 2x × 1 करेंगे 2x आएगा, -1 × x -1x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × 1 1। तो इस तरह से ये इसको सॉल्व करने पे फिर से ये स्टेप मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ x + 1 कॉमन, तो बचा क्या 2x - 1, वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया, तो ये गुणनखंड हो गया। ऐसे यहाँ पर देखिए पहला स्टेप क्या होगा, 2/3 6, फिर 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि माइनस करने पे, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो देखिए 2/3 6, 6 का गुणनखंड ऐसा करना है कि माइनस करने में 5 आए, तो 6 1 कम 6 होता है, 6 और 1 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये 2m², 5m है तो उसको 6m और 1m लिख देंगे। पहला प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए बीच यहाँ माइनस आ जाएगा। ये -3 आपको वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पर 2m और 6, 2m² और 6m, तो 2m यहाँ पर कॉमन है, m + 3 हो गया। यहाँ पर देखिए -1 कॉमन हो जाएगा, m + 3 है। अब m + 3 इधर कॉमन, तो बचा क्या 2m - 1 है, इसका भी गुणनखंड हो गया। यहाँ पर 12 × 77 करेंगे तो क्या आएगा, 924 आएगा। अब इसका हमें गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि प्लस करने पे 61 आए, तो देखिए 33 × 28 मिलेगा। ये आप अभाज्य गुणनखंड करके फिर जोड़ियाँ बना करके इसको आप चेक कर सकते हैं। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा पूछिएगा, तो ये मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा। गुणनखंड करके इस तरह से जोड़ी प्राप्त की जा सकती है। तो 33 और 28 मिल रहा है, तो कैसे करेंगे, देखो 12x², अब 61x को 33x और 28x लिख देंगे। ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस, दोनों सेम चिन्ह है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। ये +77, फिर इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 4x + 12 भी 11 भी कॉमन है, तो 3x + 7 आ गया। ये इसका भी गुणनखंड हो गया यहाँ पर। इसी तरह से आपको बाकी सारे सवाल यहाँ पर करने हैं। करनी वाला मैं आपको बता देता हूँ, करनी में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। √3 × √3 करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ 3 का गुणनखंड करना है कि प्लस करने पे 4 आना चाहिए, तो 3 1 कम 3, 3 और 1 4, तो 3 और 1 मिल रहा है हमें, तो 4x को 3x 1x लिख सकते हैं। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो सब जगह प्लस ही आएगा। अब याद रखिएगा 3 का मतलब होता है √3 × √3, यानी √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, x² में x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो √3x कॉमन, √3x कॉमन, तो यहाँ x बचा। अब 3 का मतलब √3 × √3, तो एक √3 निकल गया तो भी एक √3 यहाँ बचेगा, x तो बाहर जा ही चुका है कॉमन में। वैसे यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो x + √3 बचा, x + √3 कॉमन, तो √3x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1/2 है, ये देख करके लोग घबरा जाते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ये ऊपर के सारे नंबर को 2 गुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि नीचे भी देखिए 2 है, तो ऊपर से आपका डबल कर दिया, 3 का डबल 6, 3x 6x 4 है तो 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। और सिर्फ यहाँ पर डबल नहीं करना है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नीचे 2 है, तो ये 1x², इसका भी डबल, इसका भी डबल, और सबके नीचे 2 आ जाएगा। ये बात अगर देखें तो ये एक्चुअली वही हुआ हो। अगर इसको हम कट करें तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 2×3 6, 2 × 4 8, तो ऊपर वाला ही समीकरण, यानी चेंजेस नहीं हुआ, सबके नीचे 2 डाल दिया। अब ऊपर का समीकरण वैसे ही हल करेंगे जैसे हम कर रहे थे, 1 × 8 करेंगे, 8 आएगा। 8 का गुणनखंड ऐसा करो कि प्लस करने पे 6 आए, 4 दूनी 8, तो 4 और 2 हो गया। ये माइनस है तो माइनस, फिर दोनों अलग अलग चिन्ह है तो बीच यहाँ आप फिर से माइनस आ जाएगा। बाकी 1x² और +8 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 1x कॉमन तो x - 4, और यहाँ पर -2 कॉमन तो x - 8। देखो माइनस कॉमन है इसलिए चिन्ह चेंज हो गया।
फिर ये x माइनस 4 कॉमन हो गया, तो ये 1x माइनस 2 यानी कि x माइनस 2 बचा। अब 2 को आप 1/2 बाहर भी कर सकते हैं, तो इस तरह से ये गुणनखंड इसका हो गया छठा। अब ये बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ये एक अलग तरीका है। देखिए इसमें क्या करना है कि आपको देखना है कि पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में क्या चीज़ें सेम है। जैसे यहाँ पहले ब्रैकेट में x² माइनस x है, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस x है, तो दोनों चीज़ें सेम है, तो उनको x a मान लेना है, a मान लो या m मान लो अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर ये माइनस 8a प्लस 12। अब जैसा हम लोग इसे हल कर रहे थे उसी तरह से हल करना है, तो a माइनस 6 a माइनस 2 मिल जाएगा। अब यहाँ a का मान आपको फिर से लिख डाल देना है, a का मान पुनः स्थापित करना है। पुनः स्थापित करने पे तो a हमने क्या लिखा था, x² माइनस x लिखा था, तो जहाँ पर a है वहाँ पर x² माइनस x लिख देंगे, a की जगह पे x² माइनस x। अब देखिए ये वापस से वर्ग समीकरण बन गया है, तो फिर से ट्राई करेंगे कि हल होता है। 1 इंटू 6 6, 6 का गुणनखंड ऐसा करना है कि माइनस करने पे 1 आए, तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, तो इसको भी हल करेंगे, तो ये x माइनस 3 और x माइनस 2 हो जाएगा। ये भी देखिए ये वाला भी हल हो रहा है, 2 का गुणनखंड माइनस करने पे 1, तो 2 1 कम 2, तो ये भी हल करेंगे तो ये x माइनस 2 x प्लस 1 आ जाएगा। तो अंत में इस तरह से गुणनखंड प्राप्त होंगे। यहाँ पर भी देखिए, अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि पहले ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में कुछ सेम नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर 5 कॉमन अगर ले लें तो ये x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट सेम हो गया, तो हम जैसे मैंने बताया था दोनों x माइनस 5 को a मान लिया, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 5a माइनस 24। 24 का गुणनखंड करना है, घटाने पे 5 आना चाहिए, तो 8 तिरिक 24, पहला चिन्ह माइनस है, दोनों चिन्ह सेम है तो बीच में प्लस आएगा। अब यहाँ पर a कॉमन a माइनस 8 प्लस 3 कॉमन a माइनस 8, a माइनस 8 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3 बचेगा, a का मान फिर से स्थापित कर देंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 13 x माइनस 2। यहाँ पर भी देखिए ये x² माइनस 6x x² माइनस 6x दोनों ब्रैकेट में है, उसे a मान लिया, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब 8 का अंदर गुणा कर दिया, तो माइनस 64 इस तरह से फिर से वर्ग समीकरण बना। 128 का गुणनखंड करना है, घटाने पे 8 आना चाहिए, तो ये 16 8, ये 16 और 8 मिलेगा। ये आप अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसे कर सकते हैं, जिन्हें ना समझ में आ रहा हो पूछ सकते हैं मुझसे। तो 8a को 16a और 8a लिख दिया, ये माइनस है तो माइनस, दोनों चिन्ह सेम है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर a कॉमन a माइनस 16 प्लस 8 कॉमन a माइनस 16, a माइनस 16 कॉमन a प्लस 8 आ गया। a का मान यहाँ पर फिर से स्थापित करना है, x² माइनस 6x, तो फिर से वर्ग समीकरण मिला, फिर से उसे हल किया, तो अंत में ये गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा x माइनस 8 x प्लस 2 x माइनस 4 x माइनस 2। चौथा सवाल देखिए, यहाँ पर x² माइनस 2x x² माइनस 2x फिर से 2 बार आ रहा है, उसे a मान लिया। फिर ये 2 ब्रैकेट को वापस हल करेंगे गुणा करके, तो इस तरह से वर्ग समीकरण मिलेगा। अब यहाँ 20 है, गुणनखंड करने पे हमें गुणनखंड ऐसे प्राप्त करने हैं 20 के कि माइनस करने पे 8 आना चाहिए, तो 10 दूनी 20 होता है, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 ही आएगा, तो इस तरह से ये नया अगला स्टेप मिलेगा। अब यहाँ देखिए a कॉमन है और इसमें माइनस 2 कॉमन है, तो इधर a कॉमन ले लिया, a प्लस 10 बचा, यहाँ माइनस 2 कॉमन लिया, ये भी a प्लस 10 हो गया, a प्लस 10 कॉमन तो a माइनस 2, a का मान फिर से स्थापित कर दिया, ये गुणनखंड हो गया। अब पांचवा सवाल फिर से देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक है, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। अभी तक हर सवाल में दो ब्रैकेट मिलते थे और उसमें कुछ ना कुछ सेम रहता था और उसे हम a मान रहे थे। अब यहाँ 2 ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे 4 ब्रैकेट है, तो इन 4 ब्रैकेटों को हमें 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर देखिए -3 और 8 करने पे कितना आता है, 8 माइनस 3 करेंगे 5 आएगा, और प्लस 3 प्लस 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। तो एक काम करते हैं, y प्लस 2 y प्लस 3 को एक साथ लिए, क्योंकि 3 प्लस 2 5 होता है, y माइनस 3 y प्लस 8 इनको एक साथ ले लीजिए, क्योंकि 8 माइनस 3 भी 5 हो रहा है, 3 प्लस 2 भी 5 आ रहा है, 8 माइनस 3 भी 5 आ रहा है।
तो सेम आ रहा है, इसलिए इनकी जोड़ी बना करके अलग अलग ब्रैकेट में डाल दिया। अब इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये वर्ग समीकरण मिलेगा, इसको भी सॉल्व करेंगे फिर से वर्ग समीकरण मिलेगा। अब यहाँ देखिए, अब हमेशा के पहले जैसा सवाल हो गया जैसा हम कर रहे थे अभी। y² + 5y सेम है तो उसे a मान लिया। इस तरह से अगला स्टेप मिला। ये ब्रैकेट को फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें a के रूप में वर्ग समीकरण मिल गया। 88 का गुणनखंड ऐसा करना है कि माइनस करने पे 18 आए, तो 22 और 4 आ जाएंगे। पहला चिन्ह माइनस है, दोनों चिन्ह सेम है तो दूसरा चिन्ह प्लस हो जाएगा। कॉमन लेंगे और ये a - 22 a + 4 आ जाएगा। a का जो मान है वो हम फिर से स्थापित कर देंगे, तो यहाँ पर हमें फिर से 2 वर्ग समीकरण मिल जाएंगे। लेकिन ये जो पहली वर्ग समीकरण ये हल नहीं की जा सकती, तो इसलिए आपको ये वैसे ही रखना है। लेकिन ये हल हो रहा है, देखिए 4 का गुणनखंड जोड़ने पे 5 आना चाहिए, 4 एकम 4, तो इसको हल करेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर हल हो गया पांचवा। छठा देखिए फिर से हमें वैसे आ गया, y² + 5y y² + 5y, उसे a मान लिया तो ये a के रूप में समीकरण मिल गया। अब जैसा हम रफ में करते थे 24 का गुणनखंड घटाने पे 2 आना चाहिए, तो 6 चौक 24, पहला चिन्ह माइनस, दोनों चिन्ह सेम है इसलिए दूसरा प्लस, बाकी a² और 24 वैसे ही लिखना है। और इस तरह से कॉमन लेते हुए ये a - 6 a + 4, a का मान पुनः स्थापित करेंगे तो फिर से 2 वर्ग समीकरण मिल जाएंगे। इन दोनों को फिर से हल किया गया है जैसा हम कर रहे थे, तो इस तरह से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। छठा सवाल देखिए कि x - 4 स्क्वायर है तो इसे x - 4 लिखेंगे, तो ये 4 ब्रैकेट हो गया। अब 4 ब्रैकेट में देखिए -5 और -3 करेंगे तो -8 होता है, और -4 भी देखो -8 होता है। तो पहला और चौथा ब्रैकेट एक साथ में, और ये दूसरा और तीसरा ब्रैकेट भी एक साथ में गुणा करेंगे। x² - 8x देखिए कॉमन आ रहा है तो a मान लिया, तो ये अगला स्टेप इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। उसे गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से हमें गुणनखंड प्राप्त होगा। a का मान हम पुनः स्थापित कर देंगे तो ये इस तरह से फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं प्रश्न पर संग्रह 3। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग अगर आप ये ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर लेते हैं, MCQ जिसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो भी आप 8 नंबर के प्रश्न, 40 में से 8 नंबर के प्रश्न आप आराम से हल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से 8 नंबर के सवाल आते हैं। तो ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद कैसे पहचानते हैं? ये x का जो घात है वो 2 होना चाहिए। ये x के जो घात है एक्चुअली पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं, ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये जो घात है वो है, ये जो x के घात हैं ये माइनस में या बट्टे में नहीं होने चाहिए। और ये जो गुणांक हैं, ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक यानी कि जो संख्या रेखा पे स्थापित की जा सकती है, यानी कि करनी के अंदर माइनस वाले जो नंबर है उसको छोड़ करके बाकी सारे नंबर। अब यहाँ x बटे वाई, यहाँ पे y अगर हम ऊपर ले तो y -1 हो जाएगा, तो घात माइनस में हो जाएगा, तो बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए ये √2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो घात यहाँ पर मिल रहा है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर घात माइनस में आ गया इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए ये घात यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है, और ये जो गुणांक हैं ये सब वास्तविक संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। √7 इस बहुपद का घात बताइए। तो √7 का मतलब क्या हुआ कि √7 के आगे कोई भी चरांक होगा और उसके आगे घात 0 ही होगा। यानी अगर सिर्फ कोई भी नंबर दिया है और उस बहुपद का घात पूछा है तो हमेशा 0 ही आंसर आता है, घात 0 ही होगा। 0 का घात कितना होता है? 0 बहुपद का घात तो ये निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 0x भी हो सकता है, 0x² भी हो सकता है, 0x³ भी हो सकता है, 0x⁴ भी हो सकता है, तो सबका मान तो 0 ही मिलेगा। इसलिए 0 बहुपद का घात कितना होता है ये निश्चित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर घात कितना होगा? सबसे बड़ा क्या है? देखिए ये 2 है घात, यहाँ 3 है। जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात होता है, तो इसलिए यहाँ घात 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला जो है गुणांक रूप में लिखना है। x³ - 1 को
अगर हम सारे घातांक के साथ लिखें इस बहुपद को तो ये इस तरह से लिखा जाएगा x³ माइनस 0x² प्लस 0x माइनस 1। यहाँ पे घात 3, 2, 1 सारे घात लिखेंगे तो यहाँ गुणांक क्या मिल रहा है 1, 0, 0, माइनस 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये C हो जाएगा। फिर ये देखिए ये छठा, यहाँ पर हमें 7√7 का मान ज्ञात करना है, तो ये हल करना हम सीख चुके हैं। इसको आप x के जगह पे 7√7 रखोगे तो आपका आंसर 3 ही आएगा, तो ये यहाँ पे आंसर A होगा। ऐसे x के जगह पे -1 यदि इस बहुपद में रखोगे आप तो आपको -4 ही आंसर मिलेगा। यहाँ देखिए साइड में मैंने हल भी किया है इसे, -4 आएगा। फिर यहाँ पर ये बहुपद है और ये x-1 गुणनखंड है, तो m का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 रखेंगे। x -1 है तो x के जगह पे 1 रखेंगे, गुणनखंड है ये तो शेषफल 0 आएगा। तो इस तरह से देखिए हल करेंगे तो हमें m का मान -3 मिल जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पे C हो गया इसका। अब ये दो बहुपद यहाँ दिया है, गुणनफल से प्राप्त बहुपद का घात कितना होगा। यहाँ इन दोनों बहुपद को आपको गुणा करना है। तो गुणा यदि आप करोगे, आप ये डायरेक्ट भी देख सकते हो, देखिए यहाँ x² × 7x³ करोगे तो क्या आ जाएगा 7x⁵ मिलेगा, यानी सबसे बड़ा घात यहाँ 5 आ रहा है। तो इसलिए इनके गुणनफल से जो बहुपद मिलेगा उसका घात भी 5 होगा। कैसे किया मैंने, यहाँ पर जो सबसे बड़ा घात है और इसमें जो सबसे बड़ा घात है उसका गुणा कर दो, तो जो आपको घात मिलेगा वही इस बहुपद का घात होगा। एक शॉर्टकट तरीका है। और ये MCQ का ये आखिरी सवाल है, रेखीय बहुपद कौन सा है। तो रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, x का घात 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ x का घात 1 है तो ये रेखीय बहुपद होगा। यहाँ x का घात 2 है, इसे रेखीय बहुपद नहीं कह सकते। यहाँ घात 3 है, ये भी नहीं होगा। ये 4 है x का घात, तो ये भी रेखीय बहुपद नहीं होगा। रेखीय बहुपद x+5 होगा क्योंकि यहाँ x का घात 1 है। अब जो बाकी जो MCQ के सवाल है वो आप स्वयं करेंगे। सिर्फ ये याद रखिएगा कि यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15 ये जो सवाल है वो रिड्यूस किया गया है, वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। इन सारे सवालों को अपने मन से समझ करके अपने मन से अपने नोटबुक में हल करिए और मुझे शेयर करिए, मैं उसे चेक करूँगा और आप जो भी गलती होगी वो मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।